रियांस रिज्यूमे को पॉइंट कर इसे सिलेक्ट कर लो, अपने मैनेजर को ऑर्डर देता है। मैनेजर अपना सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद 15 मिनट बाद केबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। रियांस अपनी शांत आवाज़ में कमेंट कहता है। केबिन का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और एक लड़की केबिन में एंटर करती है। वो लड़की पूरे केबिन में अपनी नज़र घुमाकर देखती है। आखिर में उसकी नज़र टेबल के सामने कुर्सी पर बैठे रियांस पर जाती है। इस समय रियांस एक फाइल पढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो लड़की रियांस का चेहरा नहीं देख पा रही थी। वो लड़की अपनी स्वीट वॉइस में रियांस को ग्रीट करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रूही मित्तल है, आपकी नई असिस्टेंट। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं रूही थी। रूही की ग्रीट करने पर रियांस अपना सर फाइल से निकाल रूही की तरफ देखता है। देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। रूही जैसे ही रियांस को देखती है, वो चिल्लाते हुए कहती है, हैंडसम, तुम मेरे बॉस हो, तुमने बताया नहीं, तुम द अभीर सिंह ओबरॉय के असिस्टेंट हो। रूही की इस तरह चिल्लाने पर रियांस रूही को घूरते हुए कहता है, मिस रूही, क्या अपने बॉस को तुम कहना अच्छे मैनर्स है? रियांस की बात और उसकी घूरती हुई नज़रों को देख रूही ऑकवर्ड स्माइल करते हुए कहती है, सॉरी हैंडसम, मेरा मतलब है सॉरी सर, बस वो एक्साइटमेंट में निकल गया। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। मिस रूही, आपको इतना तो पता होगा आपकी ड्यूटी क्या है, या फिर मैं आपको बताऊं? रियांस कहता है। रूही स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, मुझे मालूम है, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ और मेरा काम है आपके हर एक ऑर्डर को मानना। गुड, ये अच्छी बात है। आप जाइए और जाकर मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लेकर आइए, फास्ट। रियांस वापस से अपनी फाइल को पढ़ते हुए कहता है। रियांस के कहते ही रूही तुरंत भागकर रियांस की कैबिन से निकल जाती है। रूही के साथ ही रियांस, जो सिर्फ फाइल पढ़ने का नाटक कर रहा था, वो अपने हाथ में पकड़ी फाइल को बंद करके टेबल पर रखता है। इस समय रियांस सिर्फ कैबिन के डोर को घूर रहा था, जहाँ से ये रूही गई थी। साथ ही रियांस के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। रूही कैबिन से बाहर आकर अपना मुंह बनाते हुए कहती है, खड़ूस कहीं का, लेकिन कुछ भी हो, मेरा बॉस है, बहुत हैंडसम। और रूही टॉप फ्लोर से नीचे आती है। वो एक एम्प्लॉय से कैंटीन का रास्ता पूछ कैंटीन चली जाती है। वो सबसे पहले रियांस के लिए कॉफ़ी बनाकर उसे एक ट्रे में रखकर वापस से टॉप फ्लोर पर रियांस की कैबिन की तरफ चली जाती है। रोई एक हाथ में ट्रे पकड़कर दूसरे हाथ से कैबिन का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहती है, मैं कम इन सर, कम इन। अंदर से रियांस की शांत आवाज़ आती है। रूही कॉफ़ी की कप रियांस की टेबल पर रखते हुए कहती है, सर ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। रियांस उस कॉफ़ी को देखते हुए कहता है, मिस रूही, क्या कॉफ़ी लाने में इतना टाइम लगता है? लेकिन सर मैं तो बहुत जल्दी लेकर आई हूँ, आपको पता भी है, मैं पहले नीचे गई, फिर आपके लिए कॉफ़ी बनाई और फिर वापस से ऊपर लेकर आई, और आप कह रहे हैं कि मैंने लेट की है? रूही रियांस को समझाते हुए कहती है, पहली बात, अपनी आवाज़ को कम रखो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और दूसरी बात, इस फ्लोर पर भी किचन मौजूद है, आपको एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। रियांस रूही को घूरते हुए कहता है। रियांस की बात सुन रूही अजीब तरीके से हंसते हुए कहती है, सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था, मैं नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखूंगी। अच्छा, अभी आप इन फाइलों को लीजिए और शाम तक मुझे ये सभी फाइल तैयार चाहिए। नीचे आपको मैनेजर मिल जाएगा, जो आपको आपके कैबिन बता देगा, और जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊं, आपको इस फ्लोर पर आने की परमिशन नहीं है। गॉट इट? रियांस रूही को एक फाइल के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहता है। अपने सामने इतनी सारी फाइल को देख रूही का तो जैसे सर हिचकरा रहा था। रूही हिचकते हुए कहती है, लेकिन मैं इतनी सारी फाइल शाम तक कैसे तैयार करूंगी? रूही के इस तरह चिल्लाने पर रियांस अपनी आवाज़ को भारी करते हुए कहता है, मिस रूही, ये आपकी दूसरी गलती है, एक गलती और फिर आप इस जॉब से फायर कर दी जाएंगी। रूही जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए कहती है, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, अगली बार से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। रूही जल्दी से उन सभी फाइल को उठाकर बिना रियांस को देखे जल्दी से कैबिन से भाग जाती है। रोई के जाते ही रियांस अपना सर चेयर से टिकाकर अंगड़ाई लेते हुए कहता है, चलो मेरा काम तो खत्म हुआ, अब क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। कहते हुए रियांस सामने टेबल रखी रूही की डिटेल्स को भी घोर रहा था। रूही रियांस के कैबिन में से निकलकर जल्दी जल्दी लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। इस बीच रूही का ध्यान नहीं रहा और वो सामने से आ रहे आदमी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से रूही उन फाइल के साथ जमीन पर गिर जाती है। रूही जब अपना सर ऊपर करके देखती है तो वो संकट खड़ा था, जो अपनी ठंडी आंखों से सिर्फ रूही को ही घूर रहा था। कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रही हो? शंकर की आवाज़ इतनी ठंडी थी, जिसे सुन रूही के अपने पूरे शरीर में कंपन महसूस हो रहा था। रूही डरते हुए कहती है, वो सर, मैं यहाँ नई हूँ, मेरा नाम रूही मित्तल है, मैं रियांस सर की नई असिस्टेंट हूँ, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। रूही ने डरते हुए शंकर को सब कुछ बता दिया था। रूही की बात सुनकर शंकर का चेहरा, जो पत्थर की तरह कठोर था, वो थोड़ा सा शांत होता है। देखकर चला करो, कहते हुए शंकर बिना रूही की कोई मदद किए वहां से चला जाता है। शंकर के जाते ही रूही अपने आप से खड़ी होने की कोशिश करते हुए शंकर को कोसते हुए कहती है, खड़ूस कहीं का, इससे ज्यादा खड़ूस आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी सुंदर लड़की नीचे गिर गई, लेकिन मजाल है एक बार मदद के लिए पूछ ले। चल रूही, खड़ी हो जा, आज का तेरा दिन ही खराब है। कहते हुए रूही जमीन से खड़ी होती है और नीचे पड़ी सभी फाइल को उठाकर वहां से सीधा लेफ्ट की तरफ चली जाती है। रूही नीचे फ्लैट पर मैनेजर से अपना कैबिन पूछ अपने कैबिन में चली जाती है। रियांस के असिस्टेंट होने की वजह से रूही को अपना पर्सनल कैबिन मिला था। रूही सभी फाइल को सामने टेबल पर रखकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। रूही सभी फाइल को देख अपना सर खुजलाते हुए कहती है, बताओ
कल मिला तो लग रहा था कितना अच्छा आदमी है, बात भी अच्छी तरह कर रहा था, मदद भी की, लेकिन आज तो जैसे ही ये बॉस बना, यूनिवर्सल बॉस की तरह खड़ूस हो गया। अब बताओ मैं नन्ही सी जान भला इतनी सारी फाइल को कैसे तैयार करूँगी? रूही अब एक करके उन सभी फाइलों को पलटने लग गई। ओबरॉय भला दिवांशी अपने रूम में शाम के फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी। उसने एक नी लेंथ फ्रॉक सूट पहना हुआ था, पैरों में वाइट जूते, माथे पर बंधे, कानों में झुमके, गले में मंगलसूत्र, आंखों में काजल लगाए वो बहुत सुंदर लग रही थी। देवांशी रेडी होकर रूम से बाहर आती है जहाँ पर दादाजी, दादी और गौरी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। गौरी भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई थी जिसमें वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। आयशा पहले ही फंक्शन वाली जगह पर जा चुकी थी क्योंकि वो इस इवेंट को मैनेज करने का काम कर रही थी। सभी सदस्य बला से बाहर आते हैं। दादाजी और दादी एक कार में, देवांशी और गौरी दूसरी कार में बैठे थे। उनकी कार के आगे पीछे सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड की कार्स भी थी। वो सभी एक कार साथ वहां से निकल जाती है। 1 घंटे बाद वो सभी कार्स इवेंट वाली जगह पर आकर रुकती है। इस इवेंट को एक बहुत बड़े ग्राउंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। ग्राउंड की तरफ पार्किंग थी, वहीं वीआईपी लोगों के लिए अलग से रेड कारपेट था। वहां पर बहुत सारी मीडिया भी मौजूद थी। ग्राउंड के बीच में एक बहुत बड़ा स्टेज था और सामने बैठने की व्यवस्था था। एक तरफ सभी कंपनियों ने अपने अपने काउंटर बना रखे थे यंग टैलेंट को हासिल करने के लिए, तो वहीं एक तरफ सभी के लिए खाने की व्यवस्था की गई थी। दादाजी और दादी की कार जैसे ही वहां पहुंची, सभी रिपोर्टर का ध्यान उस तरफ आ जाता है क्योंकि ओबरॉय फैमिली मुंबई की ही नहीं, एशिया की सबसे अमीर फैमिली थी। दादाजी और दादी जी की कार रेड कारपेट के आगे आकर रुकती है जिसमें से वो बाहर निकलकर अंदर जाने लगते हैं। साथ ही बॉडीगार्ड ने उन्हें चारों तरफ से कवर कर लिया था। देवांशी और गौरी उनके साथ मौजूद नहीं थे क्योंकि अभी दुनिया के सामने अबीर की शादी को अनाउंस नहीं किया था और ना ही अबीर ये करना चाहता था क्योंकि इसे देवांशी के ऊपर खतरा आ सकता था, इसलिए वो अलग रास्ते से इवेंट में एंटर करने वाले थे। वहां मौजूद सभी रिपोर्टर्स दादाजी और दादी जी के घेर लेते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए। वो बिना उनके किसी भी सवाल का जवाब दिए वहां से अंदर चले जाते हैं। भीतर आयशा जो इवेंट को मेंटेन कर रही थी, उसे जैसे ही मालूम चलता है दादाजी और दादी आ गए हैं, वो जल्दी से उनके पास आ जाती है। इस समय दादाजी और दादी जी वीआईपी एरिया में थे। यहाँ उनके लिए अलग से सोफे लगे थे। साथ ही यहाँ पर कोई रिपोर्टर भी नहीं था। सारी जगह को बॉडीगार्ड ने घेरा हुआ था। आयशा भी वीआईपी एरिया में आ जाती है। आयशा दादी और दादाजी को ग्रीट करती है। इस समय आयशा भी बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी। दादी प्यार से आयशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी बच्ची देखो कितना काम कर रही है, थक गई होगी, तो हमारे साथ बैठ थोड़ा आराम कर ले, और भी बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए। आयशा हंसते हुए कहती है, मेरी प्यारी दादी थैंक यू सो मच, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं। इतने समय में वहाँ देवांशी और गौरी भी आ जाती हैं। आयशा गौरी और देवांशी को देख उनकी तारीफ करते हुए कहती है, वाह भाभी और गौरी आप दोनों कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल किसी परी की तरह। आयशा की बात सुन देवांशी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आयशा दी आप भी बहुत प्यारी लग रही है। गौरी भी कहते हैं, हाँ आयशा दी आप बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह। उन दोनों की बात सुनकर आयशा अपने बालों को पीछे की तरफ स्टाइल से झटकते हुए कहती है, आखिर मैं दीदी किसकी हूँ। आयशा की बात पर वो सभी एक साथ हंसने लगते हैं। उन सभी को हंसता देख दादी कहती है, मेरी तीनों ही बच्चियां बहुत प्यारी लग रही है, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। कहते हुए वो तीनों की बधाइयाँ लेने लगती है। आयशा बेटा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या वो अभी तक नहीं आए, दादाजी आयशा से पूछते हैं। आयशा दादाजी की तरफ देखते हुए कहती है, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था वो जल्द ही आए, हो सकता है वो कुछ ही समय में यहाँ पहुँच जाए। उसके बाद आयशा हल्का सा शर्माते हुए दादाजी से पूछती है, रुद्र और बाकी सब कब तक आएंगे। आयशा का सवाल सुन देवांशी और गौरी के कान भी खड़े हो जाते हैं। वो दोनों बहुत गौर से दादाजी की बातें सुनने लगते हैं। देवांशी के लिए तो अबीर ही उसकी पूरी दुनिया बन गया था। वो इस कुछ ही समय में अबीर से पूरी तरह अटैच हो गई थी। गौरी भी ये बात मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसके दिल में भी शंकर के लिए शायद कुछ था। वो भी आ जाएंगे बेटा, तुम जानती हो अबीर को, वो ज़रूर ऑफिस के काम में बिजी होगा और उसने अपने साथ उन सभी को भी रोका हुआ होगा। ये सब कहते हुए दादाजी के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो अबीर पर बहुत गुस्सा हो। वो सभी बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर आयशा के मॉम डैड भी आ जाते हैं। आयशा ने पहले ही गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया था उनके आते ही उन्हें यहाँ ले आने के लिए। आयशा जाकर सीधा अपनी मॉम के गले लग जाती है। आयशा अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहती है, मॉम आप कहाँ थी और आपको आने में इतना लेट कैसे हो गया। आयशा अपनी मॉम से शिकायत कर रही थी। आयशा की मॉम आयशा के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहती है, सॉरी बेटा हमें आने में देर हो गई, लेकिन इसमें सारी गलती तुम्हारे पापा की है। इन्होंने तैयार होने में लड़कियों से भी ज़्यादा समय लगाते हैं। मिसेस सिंघानिया की बात सुनकर आयशा के डैड अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं, क्या कहा आपने।
मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया था और वो कौन था जो पिछले 3 घंटों से ड्रेस ट्राई कर रही थी? मिस्टर सिंघानिया की बात सुन मिसेज़ सिंघानिया अपना मुँह बनाते हुए कहती हैं, "तो आप क्या चाहते थे? मेरी बेटी ने इतनी मेहनत से इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है और मैं ऐसे ही आ जाती?" आयशा अपने डैड से गले लगती हुई कहती है, "डैड आप कैसे हो और आपकी तबीयत कैसी है?" आयशा की बात सुन मिस्टर सिंघानिया आयशा के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, "मेरे बच्चा भला मुझे क्या होगा? मैं तो एकदम फिट और हेल्दी हूँ, बस तुम्हारी माँ ही है दिन-ब-दिन मोटी होती जा रही है।" ये बात आयशा के डैड ने आयशा के कान में धीरे से कही थी। "क्या कहा आपने अभी-अभी?" मिसेज़ सिंघानिया मिस्टर सिंघानिया को घूरते हुए कहती है, "नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। भला मेरी क्या हिम्मत जो मैं आपसे कुछ कर सकूँ?" मिस्टर सिंघानिया एक नकली स्माइल करते हुए कहते हैं। मिसेज़ सिंघानिया गुस्से से कहती है, "नहीं, आपने मुझे मोटी कहा। आपको मैं मोटी लगती हूँ? रुको, आपको तो मैं घर चलकर बताती हूँ। आजकल आपकी ज़ुबान बहुत चलने लगी है।" कहते हुए मिसेज़ सिंघानिया की नज़र ऐसी थी जैसे वो मिस्टर सिंघानिया को कच्चा ही खा जाएँगे। "मॉम आप प्लीज़ शांत हो जाइए। डैड ने आपको कुछ नहीं कहा।" आहिस्ता अपनी मॉम को समझाते हुए कहती है, "तू चुप रह। मुझे मालूम है तू अपने डैड की ही साइड लेगी। अपने डैड से मुझसे ज़्यादा प्यार जो करती है और आपको तो मैं घर पर देखूँगी।" उन तीनों को इस तरह प्यार से लड़ते देख और हँसी-मज़ाक करते हुए देखकर दादाजी और दादी हँसते हुए उन्हें देख रहे थे। लेकिन इन तीनों की इतनी हैप्पी फैमिली को देखकर देवांशी और गौरी उदास हो गए थे। देवांशी और गौरी बहुत ही सैड होकर उन्हें देख रहे थे। उन्हें भी अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। देवांशी के पेरेंट्स तो बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसे तो ये भी याद नहीं है माँ-बाप का प्यार कैसा होता है। गौरी भी अपने पेरेंट्स को याद कर रही थी। उसके तो पेरेंट्स भी थे लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया था। वो सोच रही थी कि वो कैसे होंगे? क्या वो अच्छे होंगे? क्या वो कभी गौरी को याद करते होंगे? गौरी इन सभी बातों को सोचकर उदास हो रही थी। दादी मिस्टर और मिसेस सिंघानिया को लड़ती देख कहती है, "तुम दोनों लड़ना बंद करो। इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो।" दादी के कहने पर मिस्टर और मिसेस सिंघानिया भी लड़ना बंद कर देते हैं। अब जाकर मिसेस सिंघानिया की नज़र गौरी और देवांशी पर आ जाती है। वो उन दोनों को गौर से देखने लगती है। दादी मिसेस सिंघानिया को गौरी और देवांशी को इतने गौर से देखते देख वो उन दोनों को अपने पास बुलाकर इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, "ये देवांशी है अभीर की वाइफ़ और ये है गौरी।" गौरी और देवांशी जल्दी से मिसेस एंड मिस्टर सिंघानिया को ग्रीट करती है। दादी की बात सुनकर मिसेस सिंघानिया गौरी और देवांशी को गौर से देखने लगती हैं। वो चलकर दीवानजी के पास आती है, उसके सर पर हाथ फेर कर प्यार से कहती है, "तुम बहुत सुंदर हो, नाम क्या है तुम्हारा?" दीवानजी धीरे से कहती है, "वो आंटी दीवानजी, बहुत प्यारा नाम है।" मिसेस सिंघानिया कहती है। उसके बाद वो गौरी की तरफ मुड़ती है, वो प्यार से गौरी का भी सर सहलाकर कहती है, "तुम भी बहुत प्यारी हो।" मिसेस सिंघानिया दादी को देख पूछती है, "दीवानजी अभीर की वाइफ़ है, लेकिन आपने गौरी के बारे में तो बताया ही नहीं। क्या ये आपकी कोई रिलेटिव है?" दादी मुस्कुराते हुए कहती है, "तुम तो जानती ही हो हमें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, तो मान लो भगवान ने हमारी सुन ली और हमें गौरी मिल गई। अच्छा है गौरी बहुत ही प्यारी बच्ची है, लेकिन सभी बॉयज़ कहाँ पर हैं?" मिसेस सिंघानिया चारों तरफ देखते हुए पूछती है। "वो सभी भी कुछ ही समय में वहाँ आने वाले होंगे।" दादाजी कहते हैं, "ओबेरॉय इंडस्ट्रीज़ रियांश अपने केबिन में जल्दी-जल्दी अपना काम खत्म कर रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। रियांश के कमेंट कहने पर रूही अपने हाथ में सभी फाइल को लेकर एंटर करती है। रूही उन सभी फाइल को रियांश के सामने टेबल पर रखते हुए अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहती है, "सर मैंने ये सभी फाइल कंप्लीट कर दी है। क्या अब मैं मुझे छुट्टी मिल सकती है?" "नहीं," रियांश बिना रूही की तरफ देखे जवाब देता है। "क्या? लेकिन क्यों सर? अब तो मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया है। आप क्या पहले दिन बच्चे की जान लेना चाहते हो?" रूही शॉक और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए कहती है। रूही के इस तरह चिल्लाने पर रियांश अपने कान पर हाथ रख रूही को घूरते हुए कहता है, "मिस रूही, लगता है आप भूल रही हैं मैं आपका बॉस हूँ और आपका काम है मेरे दिए हुए ऑर्डर को मानना।" रूही अपना सर झुकाकर धीरे से कहती है, "यस सर।" गुड, हमें अगले 5 मिनट में निकलना है। रियांश अपने लैपटॉप बंद करके चेयर से खड़े होते हुए कहता है, "क्या लेकिन सर हम कहाँ जा रहे हैं?" रूही अपनी आँखें बड़ी करके पूछती है। "वो कुछ ही समय में तुम्हें मालूम चल जाएगा।" कहते हुए रियांश अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। अबीर अपने केबिन में बने बेडरूम में रेडी हो रहा था। इस समय उसने एक ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। रेडी होने के बाद अबीर अपने केबिन में आता है, जहाँ पर रुद्र, शंकर और मिहिर पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन लोगों ने मिहिर को पहले भी वहाँ बुला लिया था। वो तीनों भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हुए थे, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। तभी केबिन का गेट खुलता है और रियांश केबिन में एंटर करता है। रियांश अबीर को देख नौटंकी करते हुए कहता है, "मेरे यार, आज तो तू कितना हैंडसम लग रहा है। पक्का भाभी तुझे देखकर फ्लैट ही हो जाएँगी।" रियांश की बात सुनकर अबीर के ज़हन में देवांशी का ख़्याल आने लगता है। अबीर के इस तरह सोचते देख वो चारों गौर से अबीर को देखने लगते हैं। रुद्र जल्दी से अपने फ़ोन से अबीर की फ़ोटो खींच लेता है और, "अब अगर तेरा भाभी को याद करना हो गया हो तो क्या हम चले? पहले से ही बहुत लेट हो गए हैं।" मिहिर अबीर की टाँग खींचते हुए कहता है, जिससे सभी एक साथ हँसने लगते हैं। सभी के हँसने की आवाज़ सुन
अपने सेंस में वापस आता है, वो गुस्से में उन चारों को घूर कर देखता है, जिससे वो हँसना बंद कर देते हैं। उसके बाद अबीर उनसे बिना कुछ कहे केबिन से निकल जाता है। कुछ ही समय में सड़क पर कारों का काफ़िला अपनी पूरी रफ़्तार से चल रहा था। वो पाँचों अपनी अलग-अलग कार में बैठे थे और उनके पीछे बहुत सारी बॉडीगार्ड की गाड़ियाँ थीं। कुछ ही समय में उनकी कार इवेंट वाली जगह पर आकर रुकती है। वो पाँचों एक साथ कार से बाहर निकल कर रेड कार्पेट से होते हुए अंदर जाने लगते हैं। अबीर सबसे आगे अपने कोल्ड ऑरे को बरकरार रखते हुए चल रहा और वो चारों उसके पीछे थे। वो पाँचों को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 5 ग्रीक गॉड एक साथ आ गए हों। उन्हें चारों तरफ से उनके बॉडीगार्ड ने घेरा हुआ था, जिससे कोई भी रिपोर्टर उनके पास तक नहीं पहुँच पाए। सभी लड़कियाँ तो उन्हें देख आहें भर रही थी, लेकिन वो सभी को इग्नोर करके सीधा वहाँ से चले जाते हैं। वो पाँचों सीधा ही वीआईपी एरिया में दादाजी और बाकी सभी के पास चले जाते हैं। उन पाँचों को देख दादी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उनके पास जा उन्हें गले लगाते हुए कहती है, "कहाँ रह गए थे तुम सभी?" वहीं खड़ी तीनों लड़कियाँ जैसे ही तीनों लड़कों को देखती है, वो देखती ही रह जाती है। वो तीनों लग ही इतने हैंडसम रहे थे, वहीं लड़कों का हाल सेम था। अभीर जैसे ही दिवांशी को देखता है, वो तो जैसे उसे देखता ही रह जाता है। दिवांशी आज नीलेंथ फ्रॉक में बहुत सुंदर लग रही थी। वो दिखने में किसी परी की तरह लग रही थी। रुद्र और शंकर का हाल भी सेम था। वो भी आयशा और गौरी को देख उनमें खो चुके थे। उन तीनों को ऐसे खोया हुआ देख मिहिर, रुद्र और अभीर के पास आकर धीरे से उसके कान में कहता है, "ऐसे आंखें फाड़-फाड़ कर क्या देख रहे हो? तुम्हारी ही है, क्यों हम सिंगल लोगों की जला रहे हो?" मिहिर की आवाज़ सुन वो जल्दी से अपना चेहरा फेर लेते हैं। वहीं रेयान शंकर को ऐसे एक जगह खड़ा देख उसके पास आ उसकी नज़रों का पीछा कर देखता है। तो शंकर एकटक गौरी को देख रहा था। रेयांश धीरे से शंकर के कान में कहता है, "सुंदर है?" तो शंकर खोए हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। इस बार रेयांश बहुत गुस्से से अपना पैर शंकर के पैर पर मारते हुए कहता है, "उसके बारे में सोचना भी मत।" रेयांश के मारने से शंकर अपने सेंस में आता है। वो अपने पैरों को हाथ से पकड़ उछलते हुए कहता है, "तू पागल है? मुझे मारा क्यों?" रेयांश गुस्से में शंकर को घूरते हुए कहता है, "मेरी बहन की तरफ आँख उठाकर भी मत देखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा?" रेयांश की बात सुन शंकर पहले तो उसे गुस्से में घूर कर देखता है, लेकिन अगले ही पल वो स्माइल करते हुए कहता है, "सोच ले, तुझे मुझसे बेहतर जीजा नहीं मिलेगा। मैं मेरी बहन के लिए एक राजकुमार लाऊंगा, तेरे जैसा बंदर नहीं, समझा?" रेयांश शंकर को उंगली दिखाते हुए कहता है, "अरे तुम दोनों अब अकेले में क्या बात कर रहे हो?" दादी उन्हें देखकर पूछती है। "कुछ नहीं दादी, ऐसे ही।" कहते हुए वो दोनों चलकर सभी के पास आ जाते हैं। अबीर अपने फेस पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए वहां पास रखे सोफे पर जाकर बैठ जाता है, जिसे चोर नजरों से दीवानसी बार बार देख रही थी, जिसे अबीर भी महसूस कर सकता था। थोड़े बहुत समय तक बात करने के बाद दादा और दादी जी आयशा के मम्मी पापा के साथ बाहर चले जाते हैं इवेंट देखने के लिए। उनके पीछे पीछे रियांश, मिहिर और शंकर भी चले जाते हैं। रुद्र भी आयशा को लेकर वहां से चला जाता है। अब वहां पर सिर्फ दिवानसी और अबीर और गौरी ही बचे थे। गौरी को वहां पर अबीर और दिवानसी के बीच बहुत अजीब लग रहा था, इसीलिए वो भी बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ सिर्फ देवांशी और अभीर थे। अभीर सोफे पर बैठा अपना मोबाइल चला रहा था। उसने एक बार भी नज़र उठाकर देवांशी को नहीं देखा था, जो सिर्फ देवांशी को लग रहा था, क्योंकि मोबाइल को देखते हुए भी अभीर का पूरा ध्यान देवांशी पर ही था। बहुत देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद देवांशी भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके कानों में अभीर की आवाज़ आती है, "रैबिट इधर आओ।" अभीर की आवाज़ सुन देवांशी के कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन वो पलटकर अभीर को नहीं देखती है। तभी उसके कानों में दोबारा से अभीर की आवाज़ आती है, "रैबिट, मैंने कहा इधर आओ।" इस बार देवांशी अपने छोटे-छोटे कदमों से चलकर अभीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन अभीर अभी भी अपना सर उठाकर देवांशी को नहीं देखता, जिससे देवांशी का मुँह बन जाता है। तभी अभीर अपने एक हाथ बढ़ाकर देवांशी की कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे देवांशी सीधे अभीर की गोद में जाकर गिरती है। अभीर के इस सडन एक्शन से देवांशी चौंक जाती है और उसके हाथ अपने आप ही अभीर के कोट पर चले जाते हैं। देवांशी अपना सर ऊपर करके अभीर को देखती है, जो अपने इंटेंस नज़रों से उसे ही देख रहा था। देवांशी और अभीर की आंखें कुछ पल एक दूसरे से मिलती है, लेकिन देवांशी ज़्यादा समय तक अभीर की आंखों की तपिश को सह नहीं पाती और वो अपना सर झुका लेती है। देवांशी के सर झुकाने पर अभीर देवांशी की कमर पर अपनी पकड़ को टाइट करते हुए कहता है, "रैबिट, मेरी तरफ देखो।" लेकिन देवांशी अभीर को नहीं देखती है, वो सर झुकाए अपना सरनामे हिलाती है। ऐसा करते हुए देवांशी बहुत क्यूट लग रही थी, जिससे अभीर के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। अभीर अपनी एक उँगली देवांशी के चिन के नीचे रख देवांशी के चेहरे को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखने लगता है। देवांशी भी कुछ पल अभीर की आंखों में देखती है, लेकिन वो जल्द ही अपना चेहरा अभीर से फेर कर कहती है, आप हम आपसे बात नहीं करेंगे।" देवांशी की अचानक गुस्सा होने से अभीर एक बार फिर से शॉक हो जाता है। अभीर अपने मन में ही सोचता है, आजकल ये कुछ ज्यादा ही नाराज नहीं हो जाती है? हर वक्त ये किसी न किसी बात को लेकर गुस्सा रहती है। रैबिट, अब तुम किस बात पर गुस्सा हो? अभीर वापस से देवांशी का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए पूछता है, "हम आपसे गुस्सा है, हम आपके लिए इतनी अच्छी तरह से तैयार हुए,
लेकिन आपने ना ही हमारी तारीफ़ की, बल्कि आपने तो हमें एक बार देखा भी नहीं है। देवांशी अबीर की आँखों में देख बच्चों की तरह शिकायत करते हुए कहती है। देवांशी की शिकायत से नबीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो प्यार से देवांशी की आँखों में देख पूछता है, "तो मेरी छोटी-सी बीवी इसीलिए नाराज़ है, क्योंकि मैंने उसकी तारीफ़ नहीं की?" अबीर के पूछने पर देवांशी जल्दी-जल्दी अपना सर हाँ में हिलाकर अपनी उम्मीद भरी नज़रों से अबीर को इस उम्मीद में देखने लगती है कि अबीर अब उसकी तारीफ़ करेगा। लेकिन अबीर कुछ नहीं कहता, वो बस देवांशी के मासूम चेहरे को देखता है। बहुत देर तक भी जब अबीर कुछ नहीं कहता, तो देवांशी को गुस्सा आने लगता है। देवांशी गुस्से में अबीर की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए कहती है, "आप बहुत बुरे हैं, जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं, आप ही बैठिए यहाँ पर और वो भी अकेले। हम चले दादी के पास, छोड़िए हमें।" देवांशी ऐसे ही अबीर की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अबीर की पकड़ इतनी मजबूत थी जिसे देवांशी का छूट पाना नामुमकिन था। अबीर अचानक से अपने चेहरे को देवांशी के चेहरे के बहुत करीब ले जाकर अपनी गर्म सांसों को देवांशी के चेहरे पर छोड़ते हुए अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहता है, "यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें अभी ही कच्चा खा जाऊं।" कहते हुए अबीर देवांशी के एक गाल को अपने मुंह में भर कर बाइट कर लेता है। देवांशी, जिसने अबीर की गर्म सांस को अपने चेहरे पर महसूस करके अपनी आंखें बंद कर ली थी, अबीर की बाइट करने पर वो अपने सेंस में आती है। देवांशी अपने गाल को सहलाते हुए अबीर से हकलाकर कहती है, आपने मुझे बाइट क्यों किया?" अबीर प्यार से देवांशी के नाक को हल्का सा पिंच करते हुए प्यार से कहता है, "माय सिली रैबिट, आपने फिर से मेरी नाक को पिंच किया।" कहते हुए देवांशी अपने एक हाथ से गाल को सहला रही थी और दूसरे हाथ से नाक को। ऐसा करते हुए वो बिल्कुल एक छोटी बच्ची लग रही थी। "प्लीज़ अब तो मुझे जाने दीजिए, आप कब तक मुझे यहाँ ऐसे ही बैठा कर रखने वाले हैं?" देवांशी अबीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है। अबीर कुछ सोच देवांशी से कहता है, "अच्छा ठीक है, पहले तुम मुझे यहाँ एक किस करो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूँगा।" कहते हुए अबीर अपने होठों की तरफ इशारा करता है। अबीर की बात सुनकर देवांशी के गाल शर्म से लाल होने लगते हैं। वो अबीर के हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, "नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप छोड़िए मुझे।" लेकिन अबीर देवांशी को बिल्कुल नहीं छोड़ता। "मैंने कहा ना, पहले तुम मुझे किस करो, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जाना।" बहुत देर बाद भी जब अबीर देवांशी को नहीं छोड़ता, तो आखिर में देवांशी हार मानकर अबीर को किस करने के लिए तैयार हो जाती है। देवांशी अपनी आंखें बंद करके धीरे-धीरे अबीर के चेहरे की तरफ झुकने लगती है। अबीर बड़े गौर से देवांशी की हर एक हरकत को देख रहा था। जब देवांशी के होंठ अबीर के होठों के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और उनके बीच सिर्फ कुछ इंच का ही फासला रह जाता है, तो अबीर भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। देवांशी धीरे-धीरे अबीर के चेहरे की तरफ बढ़ रही थी। हर पल के साथ देवांशी के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। देवांशी धीरे से अबीर के होठों को अपने होठों से छूती है, जिसे महसूस करके अबीर की धड़कनें भी तेज हो जाती है। लेकिन देवांशी ने जितनी तेजी से अबीर के होठों को छुआ था, वो उतनी ही तेजी से अबीर से दूर भी हो गई थी। अबीर अपनी आंखें खोल देवांशी को घूर कर देखने लगता है, जो अपना मासूम चेहरा बनाकर उसी को देख रही थी। ये क्या था? अबीर देवांशी से पूछता है, "किस जो आपने मांगी थी, अब मुझे जाने दीजिए।" देवांशी जल्दी से कहती है, "तुम इसे किस कहती हो?" अबीर देवांशी को घूरते हुए कहता है, "हाँ, इसी को तो किस कहते हैं।" देवांशी मासूमियत से कहती है, "रैबिट, इसे किस नहीं कहते। किस तो वो है जो मैं तुम्हें करता हूँ। लगता है मैंने तुम्हें जितने भी लेसन सिखाए थे, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पर कोई नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छा-सा लेसन देता हूँ।" कहते हुए अबीर देवांशी के होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। रियांश, मिहिर और शंकर आस-पास की सजावट को देख ही रहे थे। तभी शंकर कुछ ज़रूरी काम बोल वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ़ रियांश और मिहिर ही मौजूद थे। तभी रियांश को अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। रियांश पलटकर देखता है, तो ये रूही थी, जो भागते हुए रियांश की तरफ आ रही थी। रूही रियांश के पास पहुँच अपने घुटने पर हाथ रखकर गहरी-गहरी साँस लेकर अपनी सांसों को कंट्रोल करती है, जो भागने की वजह से बढ़ गई थी। रूही रियांश से कहती है, "सर, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मुझे यहाँ लेकर आए थे और आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, ये तो गलत है।" रूही को रियांश से बात करता देख मिहिर पीछे से रियांश को क्यों मारते हुए कहता है, "क्या बात है, तूने भी गर्लफ्रेंड बना ली? हमसे नहीं मिलवाएगा क्या? वैसे नाम क्या है इसका?" मिहिर की बातों से परेशान होकर रियांशु से घूर कर कहता है, "ये मेरी नई पर्सनल असिस्टेंट है, तू ज़्यादा ख़्याली पुलाव मत पका, समझा? फिर भी बहुत खूबसूरत है और वैसे भी मैंने कई कहानियों में पढ़ा है, आखिर में बॉस और असिस्टेंट में प्यार हो ही जाता है।" मिहिर चेहरे पर एक टीज़िंग स्माइल के साथ कहता है, "तू अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो मैं तेरा मुँह तोड़ दूँगा, समझा?" रियांश गुस्से में मिहिर को मुक्का दिखाते हुए कहता है, "सर, आपको मुझे भी अपने साथ फ्रंट गेट से लेकर जाना चाहिए था, आपने मुझे बैक गेट से क्यों एंटर करवाया?" मिहिर और रियांश की बातों को डिस्टर्ब करते हुए वापस से रूही की आवाज़ आती है। रियांश रूही को देख अपनी कठोर
फेस के साथ कहता है क्योंकि मेरी मर्जी। रियांश का जवाब सुन रूही का मुंह बन जाता है। रूही धीरे से रियांश को कोसते हुए कहती है क्योंकि मेरी मर्जी, खड़ूस कहीं का। भला ये भी कोई जवाब होता है? क्या तुमने अभी कुछ कहा? रियांश रूही को घूरते हुए पूछता है। नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं कहा। जरूर आपके कान बज रहे होंगे। रूही झूठी स्माइल करते हुए कहती है जरूर आपके कान बज रहे होंगे। रूही झूठी स्माइल करते हुए कहती है। रूही की बात सुन रियांश एक बार फिर से रूही को घूर कर देखने लगता है, जिससे रूही अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। गौरी पूरे इवेंट को घूम-घूम कर देख रही थी। वो आज से पहले कभी भी ऐसी जगह पर नहीं आए थे, इसीलिए वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। गौरी अभी सारी जगह को देख ही रही थी, तभी किसी का हाथ आकर गौरी को पकड़ लेता है। वो गौरी को खींचकर भीड़ से दूर ले जाता है। गौरी को वो हाथ खींचकर एक पेड़ के पीछे जहाँ अंधेरा था, वहाँ ले जाता है। अचानक किसी के खींचने पर गौरी डर कर सामने पर्सन को देखने लगती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। रियांश और रूही अभी भी ऐसे ही खड़े हुए थे और मिहिर उन्हें देख रहा था। तभी मिहिर की नज़र एक तरफ जाती है। यार तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए मिहिर थोड़े समय पहले जिधर देख रहा था उस तरफ चला जाता है। मिहिर भी भीड़ को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। भीड़ से होते हुए मिहिर एक पर्सन के पीछे जाकर रुक जाता है। मिहिर उस पर्सन के कंधे पर हाथ रखता है तो सामने खड़ा पर्सन पलटकर मिहिर को देखता है। इस समय मिहिर के सामने कोई और नहीं, महक थी, जो खुद भी मिहिर को देखकर शॉक थी। महक अपने दोस्त को एक्सक्यूज कर मिहिर के साथ एक तरफ चली जाती है, जहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे, क्योंकि शायद महक को मालूम था मिहिर फिर से उससे लड़ाई करना चाहता है। महक यहाँ पर अपने कुछ मेल और फीमेल फ्रेंड्स के साथ आई थी और साथ ही महक के डैड का भी मुंबई में अच्छा खासा बिजनेस था, जिसके कारण उनकी कंपनी को भी इस इवेंट में बुलाया गया था। मिहिर महक को और लड़कों के साथ देखकर गुस्से में पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिहिर का सवाल सुन पहले तो महक अजीब सा मुंह बनाती है, बाद में मिहिर से कहती है क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? सिर्फ तुम ही हो जो यहाँ आ सकते हो, और वैसे भी मेरे पापा का बिज़नेस में बहुत बड़ा नाम है, समझे? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम यहाँ पर इन लड़कों के साथ क्या कर रही हो? मिहिर गुस्से से महक से पूछता है। मैंने बताया ना मेरे पापा। महक मिहिर को जवाब दे ही रही थी, तभी उसे याद आता है अभी मिहिर ने क्या कहा? 1 मिनट रुको, तुमने अभी क्या कहा? मैं इन लड़कों के साथ क्या कर रही हूँ? कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है मुझसे मुझे किसी और के साथ देखकर? महक एक स्माइल करते हुए कहती है। मिहिर महक से अपना चेहरा फेर कर कहता है मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, तुम चाहे किसी के साथ क्यों ना रहो। क्या सच में अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं किसी लड़की के साथ हँसकर बात करूँ? मिहिर अपना सर ना में हिला देता है। किसी लड़की के हाथों में हाथ डालकर घूमूँ? मिहिर फिर से अपना सर ना में हिला देता है। अच्छा, मैं किसी लड़के को किस भी करूँ? नहीं। इस बार गुस्से में मिहिर के हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है, लेकिन इस बार भी वो अपना सर ना में हिला देता है। और अगर मैं किसी लड़की के साथ बंद कमरे में अकेले उसके साथ, तभी मिहिर महक के चेहरे को कसकर पकड़कर अपने नज़दीक करके अपने होंठ महक के होठों पर रखकर किस करने लगता है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और हमें कमेंट करके ये बताएँ कि क्या मैं अपनी स्टोरी की ट्रैक चेंज करूँ, शॉर्ट स्टोरी डालूँ कि या इसी तरह लॉन्ग स्टोरी डालूँ? आपको कैसी स्टोरी सुननी है कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।